सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग दिसंबर 15 और जनवरी के बीच में संभावित है दोस्तों। यद्यपि अभी इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई है ऑनलाइन आवेदन की, और जो इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है दोस्तों तो वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। लेकिन हमने अपनी तैयारियां बनाए रखनी है दोस्तों, और मैं लगातार आप लोगों के सामने सीटेट के लिए वीडियो बनाते हुए आ रहा हूं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के अंदर दोस्तों, इससे पहले मैं लगभग 2 या 3 वीडियो लेके आ चुका हूं आप लोगों के सामने। और इससे पूर्व की जो वीडियो थी वो थी लॉरेंस कोहलबर्ग के ऊपर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत था दोस्तों, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को तरीके से उसकी पूरी थ्योरी को व्याख्या करी हुई है कि उसके नैतिक विकास के जो चरण थे और जो जो सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे सामने जो पूछे जाते हैं दोस्तों परीक्षाओं में, लगभग जो सीटेट में तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इसके। तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर याद रखना है। तो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उन क्वेश्चनों का संकलन करके मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं। तो आज के पहले क्वेश्चन में बढ़ने से पूर्व दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, और उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत, आपको पता होना चाहिए, 3 अवस्थाएं बताई थी और 3 अवस्थाओं के अंतर्गत उन्होंने 6 चरणों की बात की थी। तो नैतिक विकास के जो सिद्धांत के कितने चरण हैं, ये 6 चरण है। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो जो 3 अवस्थाएं बताई थी तो वो पूर्व परंपरागत अवस्था थी, और एक परंपरागत अवस्था थी, और तीसरी थी पश्चिम परंपरागत अवस्था, ठीक है। या फिर उसको ऐसा भी कह सकते हैं, पूर्व रूढ़िगत अवस्था, दूसरी थी रूढ़िगत अवस्था, और तीसरी थी उत्तर रूढ़िगत अवस्था। तो दोस्तों कई प्रकार से वो अवस्थाएं थी, और वो प्रत्येक अवस्था 2-2 चरणों में फिर से विभक्त हो रखी थी, इसलिए 6 चरण हो चुके थे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो मानना था दोस्तों वो ये था कि जो नैतिक विकास होता है वो बच्चों में जन्मजात नहीं होता है, बल्कि उसको अपने समाज के साथ एक संगठनात्मक तरीके से सीखता है दोस्तों। तो उन्हीं चीज़ों पर मैं आज आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपने इससे पूर्व वाली जो वीडियो जो मैंने थ्योरी में बनाई है, अगर वो नहीं देखी आपने तो आप उसको भी देख लेंगे, तो क्वेश्चन करने में आपको ईजी हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में यह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है, और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड पर नियंत्रित रहते हैं। तो दोस्तों बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित जो रहते हैं बच्चे के नैतिक जो तर्क या नैतिकता, जो बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहती है, वो कौन सी अवस्था में होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्चिम परंपरागत या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्व परंपरागत अवस्था है इसमें बच्चे के अंतर्गत 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है पुरस्कार पाने की अवस्था, और दूसरा होती है अहम की अवस्था, ठीक है। तो पुरस्कार और बाह्य दंड की जो से नियंत्रित रहता है बच्चा, तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन में अगर छोटी सी चीज़ अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है। पूर्व रूढ़िगत अवस्था भी बोलते हैं इसको, और पूर्व परंपरागत अवस्था भी बोलते हैं, और ये अवस्था लगभग 4 से 10 वर्ष तक रहती है दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यानी कि बालक के जो नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं वो अवस्था होती है पूर्व परंपरागत अवस्था, और उसमें भी दंड और पुरस्कार की भावना की जो तर्क होते हैं उस पर आधारित है दोस्तों ये। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में बच्चे के बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं नैतिक तर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, किसे माना जा सकता है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन ए है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं,
उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता तथा नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ठीक है, उसमें है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था, और नैतिक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है दोस्तों, ठीक है। और जीन पियाजे से ही प्रभावित होकर के उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने भी यही माना था कि जिस एक अवस्था के हिसाब से बच्चों में जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, उसी प्रकार से बच्चों में नैतिक परिपक्वता भी आती है। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, ये बिल्कुल सही माना जा सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? परस्पर स्वरूप अभिमुखता का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसमें बच्चा ये सोचता है कि मैं अच्छा लगूं, ठीक है, और आपने ये देखा होगा कि मैं उससे ज़्यादा बेटर लगूं और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा हो, तो परस्पर स्वरूप अभिमुखता यही है, और उसकी जो अवस्था है 2, ठीक है ना। यहाँ पर गुड गर्ल गुड बॉय की अवस्था भी आती है, ठीक है ना। और जो बच्चे होते हैं वो समाज के या अपने परिवार के नियमों के आधार पर ही कार्य करते हैं, जिससे कि उनको शाबाशी मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय किस स्तर पर होता है? तो दूसरे स्तर पर होता है दोस्तों, और दूसरे स्तर का नाम क्या है? परंपरागत स्तर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, विशिष्ट अनुक्रिया संबंध। तो ये हो जाएगा आपका परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में क्या होते हैं? बच्चे क्या करते हैं? परस्पर स्वरूप अभिमुखता का निर्णय करते हैं दोस्तों, ठीक है, कि उनको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनूं या मैं अच्छे से अच्छे काम करूं, ठीक है। तो परस्पर अभिमुखता का निर्णय द्वितीय अवस्था में लेते हैं। प्रशंसा की अवस्था होती है वो, ठीक है, दूसरे चरण की भी, यानी कि परंपरागत स्तर की भी जो पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है, ठीक है। तो वही बात आ गई है, अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है। पूर्व लौकिक नैतिकता का, पश्चिम लौकिक नैतिकता का, लौकिक नैतिकता का, या नैतिकता का सापेक्ष। देखिए दोस्तों, हमने 3 अवस्थाएं देखी, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पश्चिम पारंपरिक, ठीक है, या फिर उसको हम रूढ़िगत के रूप में भी लेंगे, तो पूर्व रूढ़िगत, रूढ़िगत और, ठीक है। लेकिन जो दूसरी अवस्था है जिसको हम परंपरागत या फिर रूढ़िगत अवस्था भी बोलते हैं, या उसे हम क्या कह सकते हैं? लौकिक अवस्था, लौकिक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। तो यही है कि अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होने का जो संकेत होता है वो किस अवस्था में होता है? लौकिक अवस्था, या फिर आप कह सकते हैं परंपरागत अवस्था, ठीक है, परंपरागत अवस्था, या फिर आप क्या कह सकते हैं? एक और पॉइंट था इसके लिए, मैं अभी बता चुका था उसके लिए, ठीक है, रूढ़िगत अवस्था, ठीक है, रूढ़िगत अवस्था दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अच्छा बालक अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत है लौकिक नैतिकता का, जो कि दूसरी अवस्था है, ठीक है, दूसरी अवस्था है, क्योंकि 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। परंपरागत, पूर्व परंपरागत पहली है, दूसरी परंपरागत है, और तीसरी है पश्चिम परंपरागत, और इनके ही 2 उप अवस्थाएं और हैं। तो इस प्रकार से 6 चरण बन जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी अवस्था यानी कि लौकिक नैतिकता की अवस्था में ही अच्छा बालक अच्छी बालिका यानी कि गुड गर्ल गुड बॉय की ओर उन्मुख होते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग इसमें विश्वास रखता है, ठीक है, एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है कोहलर के सिद्धांतों को, ठीक है, कोहलबर्ग के सिद्धांतों को, ठीक है। और आपने देखा होगा कि 4 से 10 साल तक पहली अवस्था है, फिर 10 से 13 साल तक दूसरी अवस्था है, और फिर 13 साल से ऊपर की अवस्था अलग है। तो 3 अवस्थाएं ये हैं। तो यही देखा गया, और ये भी 2 अवस्थाओं में बटे हुए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से संज्ञानात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक जो विकास होता था जो जीन पियाजे का था, उसमें भी एक एज के बाद दूसरी एज में संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता था, यानी कि पूर्व के जो हमारे
जो अनुभव होते थे, उन अनुभवों के द्वारा हम अपने नए अनुभवों को क्या करते थे, पुष्ट करते थे। इसी प्रकार से नैतिक अवस्था होती है हमारी, वो पूर्व नैतिक अवस्था के आधार पर ही आगे और परिपक्व होती जाती है और ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति के लिए सहायक होती है। तो यही है, कोहलबर्ग इसी में विश्वास रखते थे कि एक स्तर के नैतिक फैसले से दूसरे फैसले तक की गति ज्ञानात्मक परिपक्वता में उन्नति पर आश्रित होती है। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया? तो नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन है कोहलबर्ग ने, पियाजे ने, और वो दोनों ने, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी कि नैतिक विकास का जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो पियाजे ने किया था, और उसके बाद पियाजे शिष्य थे कोहलबर्ग के, कोहलबर्ग पियाजे के क्या थे, शिष्य थे। बाद में उन्होंने कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण बताए थे। ठीक है, तो और वो दोनों हो जाएंगे इसके, कि जिन्होंने नैतिक विकास का अध्ययन किया था तो वो कोहलबर्ग ने भी किया था और जीन पियाजे ने भी किया था। तो आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? तो इसमें ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो नैतिक विकास के क्षेत्र में उन्होंने शोध किया था बच्चों के ऊपर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? क्योंकि कोई जब शोध किए जाते हैं तो उसके बाद उसकी कोई ना कोई आलोचना जरूर होती है दोस्तों। ठीक है, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या थी? यहाँ पर आ रहा है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसी कोई आलोचना नहीं थी। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। बिल्कुल सही भी ये बात भी बोली थी। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो कोहलबर्ग ने था वो बच्चे लिए थे और विशेषकर उसमें बालक ज़्यादा थे। ठीक है, तो उसने महिला और पुरुषों की जो नैतिक तार्किकता और सांस्कृतिक विभिन्नताओं, कई देशों में महिलाओं के लिए उतनी छूट नहीं होती है दोस्तों, तो इस चीज़ का सिद्धांत नहीं दे पाया था कोहलबर्ग, और इसीलिए कोहलबर्ग की क्या होती है, आलोचना की जाती थी कि कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। यही उसकी क्या है, सबसे बड़ी आलोचना है दोस्तों, और कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे, बिल्कुल सत्य है। इन्होंने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा था, ये भी बिल्कुल सही है। 3 अवस्थाओं में बांटा था और 6 चरणों में विभक्त किया था उसको। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। और कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत सत्र को 6 से 11 वर्ष के बीच माना था, तो ये गलत है दोस्तों। 6 से 11 नहीं माना था, बल्कि 4 से 10 वर्ष माना था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो पूर्व परंपरागत सत्र को उसने 4 से 10 माना था, और परंपरागत सत्र को उसने 10 से 13 माना था, और पश्चिम परंपरागत सत्र को उसने 13 से आगे माना था दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका गलत है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नैतिक दुविधा व नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के ही आधार पर कोहलबर्ग ने दोस्तों क्या किया था, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। याद रखिएगा, यही 2 चीज़ें थी, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के आधार पर ही लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया था, नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। तो इसका आंसर सीधा लॉरेंस कोहलबर्ग हो गया कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो शिक्षक नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देके, धार्मिक शिक्षा को महत्व दे करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा है कि चर्चाओं में उन्हें शामिल किया जाए और उनसे प्रश्न किए जाए, ताकि उनके नैतिक मूल्यों का विकास हो। हेंज की कहानी आपको मैं इससे पूर्व वाली वीडियो में सुना चुका हूं कि किस प्रकार से उसकी पत्नी मरने वाली होती है और उसको दवाई लेनी होती है। तो इस प्रकार की जब कहानियां सुनाता था, यानी कि इस प्रकार की जब चर्चाएं करता था, और उसके बाद जो क्वेश्चन आते थे लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, वो बच्चों में नैतिक विकास और नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा कहीं ना कहीं आती थी, और उसी के आधार पर नैतिक विकास के जो सिद्धांत उसने प्रतिपादित किए थे। तो नियम मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके एक अध्यापक भी बच्चों के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप क्लियर कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की जो शामिल चिंतन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके का हम चिंतन अगर करने लग गए हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, नैतिक तर्कणा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और सही और गलत के प्रश्न के बारे में फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो उसको नैतिक दुविधा कहेंगे। तो नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधा आप लोग समझ चुके हैं, इससे पहले वीडियो में भी समझाया गया है। तो नैतिक तर्कणा क्या है, सही और गलत प्रश्नों पर निर्णय लेने की जो चिंतन क्षमता होती है उसको नैतिक तर्कणा कहते हैं, यानी कि नैतिक तर्क कहते हैं। और जब सही और गलत के प्रश्नों पर हम क्या नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो वो नैतिक दुविधा होती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक तर्कणा कहा जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा इसका। और अगर ये आता कि निर्णय न लेने को क्या कहा जाएगा, सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय न लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो नैतिक दुविधा कहलाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दुविधा नैतिक या नैतिक दुविधा। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल नैतिक तर्कणा की हमने बात कर ली है और नैतिक दुविधा को भी हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो एक यहाँ पर क्या इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि अनुसार कौन सी अवस्था में एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, यानी कि दूसरों का भी कहीं ना कहीं ख्याल हो रहा है, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारस्परिक मूल्यों और समाज के नियमों पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चिम पारंपरिक या पूर्व पश्चिम पारंपरिक। तो देखिए दोस्तों, हमेशा तीसरा जो अवस्था थी, ठीक है, पश्चिम पारंपरिक अवस्था थी, उसी के अंतर्गत जो सामाजिक नियमों के साथ समझौता करने वाली जो बात थी वो यही कहता है कि उसमें व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे के नियमों का अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं की पूर्ति, पारंपरिक मूल्यों और समाज के नियमों का पालन करना आधारित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम पारंपरिक, यानी कि उत्तर रूढ़िगत भी कह सकते हैं या फिर तीसरी अवस्था कह सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सुदीप्ता बच्चों को उत्तर प्रदेश में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए एक अथक प्रयास करती है। ठीक है, अमानवीय परिस्थितियों में बचने के लिए में मदद करती है, एक सुदीप्ता नाम की कोई है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कई बार हम इस तरीके के हम अपने मन में जब ठान लेते हैं, अपने आत्म चिंतन करके हम ये मान लेते हैं कि कौन सा सही है और कौन गलत है, और हम उसी काम को करते हैं जो हमें सही लगता है, चाहे उसमें हमारी जान भी चले जाए तब भी हम उस काम को करते हैं। तो ये कोहलबर्ग ने अपने तीसरे नियम के दूसरे यानी कि छठवां जो सार्वभौमिक जो नियम या विवेक की अवस्था, ठीक है, सार्वभौमिक नैतिकता का जो सिद्धांत दिया था या फिर विवेक की अवस्था का जो सिद्धांत दिया था अंतिम वाला, उसमें ये बात कही है कि जब ये विवेक की स्थिति मनुष्य के अंतर्गत आ जाती है तो वो अपने आत्मचिंतन करके उस काम को करता है, चाहे उस काम में जोखिम भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिख रहा है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, कि वो बच्चों को बचा रही है और उस पर कई बार जानलेवा अटैक भी हो चुके हैं, लेकिन वो फिर भी कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर चल रही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होगा। तो अपनी आवश्यकताएं और अपनी धारणाओं पर आधारित नैतिक जो चिंतन होगा वो बचपन में होगा दोस्तों, यानी कि जब छोटा बच्चा होता है वो ही करता है, उसको अगर मारने का डर रहेगा तो वो अपना काम कर देगा, और उसको पुरस्कार मिलने की बात होगी तो वो उस काम को कर देता है। ठीक है, तो वही है कि अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है, यानी कि अहम की अवस्था होती है उसके अंतर्गत। तो ये कह सकते हैं कि ये पूर्व पारंपरिक स्तर पर होता है, यानी कि 4 से 10 वर्ष की बीच एज में। तो पूर्व पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित नैतिक निर्णय होते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राधा अपने बच्चे अद्विक से घर का काम पूरा करने के लिए कहती है। वह पूछता है कि इसमें उसे क्या फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से अहम आ गया है। कोहलबर्ग के अनुसार अद्विक विकास की किस अवस्था में है। ठीक है, तो आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, व्यक्तिवाद और विनिमय, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकतम। तो
आपको पता है दोस्तों कि दंड और पुरस्कार वाला पहला जो पारंपरिक पूर्व पारंपरिक जो स्तर था फर्स्ट, उसका पहला था दंड और आज्ञाकारिता का सिद्धांत और दूसरा था अहम का सिद्धांत। अहम के सिद्धांत में क्या है, बच्चे अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में वो ये सोचता है कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा, यानी कि मैं आपकी पीठ खुजलाऊंगा तो आप भी मेरी पीठ खुजलाओ, मैं अगर आपको अपने पेन दे रहा हूँ तो मैं ये काम करूंगा तो इस काम के बदले मुझे क्या मिलेगा। तो यही है उसमें कि व्यक्तिवाद और विनिमय, ये दूसरा सिद्धांत था। ठीक है, तो इसमें ये आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो व्यक्तिवाद और विनिमय, विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना। ठीक है, तो व्यक्तिवाद और विनिमय की अवस्था में है वो, यानी कि पूर्व पारंपरिक अवस्था के दूसरे चरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक या प्रथापूर्व। ठीक है, नैतिक, यहाँ पर ये समझना होगा कि किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसको स्वीकृति देते हैं। जब दूसरे स्वीकृति देते हैं तभी उस काम को करना चाहिए, नहीं तो उसमें दंड भी मिल सकता है। तो पुरस्कार और दंड की अवस्था का ये यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सी स्थिति क्या आ रखी है, तो प्रथागत, उत्तर प्रथागत और प्रथापूर्व, यानी कि अब यहाँ पर प्रथा शब्द ले आए हो परंपरागत के लिए, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व परंपरागत, तो यहाँ पर प्रथा पूर्व वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहली अवस्था है पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत। ठीक है, या पूर्व रूढ़िगत, तो प्रथा पूर्व वाली अवस्था यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नूर अपना टिफिन विद्यालय लाना भूल गई और उसने तानिया को यह कहकर अपना टिफिन साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना टिफिन मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल अपना टिफिन तुम्हारे साथ साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश चरण पर दर्शाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि मैंने आपको दिया था तो आपको मुझे भी देना चाहिए, यानी कि क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है दोस्तों। ठीक है, और कौन सा चरण है, विनिमय वाला जो चरण है वो पूर्व परंपरागत स्थिति पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो दंड और सजा दोस्तों एकदम से आ गया है। तो यह कथन कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर का वर्णन करता है, तो ये पहले ही स्तर का वर्णन करता है, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर का वर्णन करता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास का सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो हमेशा याद रखना, वो पियाजे ने दिया था, ना कि कोहलबर्ग ने। ठीक है, पियाजे ने नैतिक विकास का सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ठीक है, और मैं ये भी मानता हूं कि अगर आपने इससे पूर्व जो मैं थ्योरेटिकल वीडियो बना चुका हूं उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लें, ताकि आपका लॉरेंस कोहलबर्ग क्लियर हो जाए और कभी ज़िंदगी में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आपका वो गलत ना हो। तो आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।